रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो आखिरकार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया गया। अगर नहीं भी घोषित करते तब भी तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, इसमें कोई शक नहीं था। पर आज ऑफिशियल हो गया। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत ने उनके नाम की घोषणा कर दी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, महागठबंधन के चेहरा होंगे। युवा हैं, मतलब काफी प्रखर हैं और बहुत सारी बातें अशोक गहलोत ने कही तेजस्वी यादव के सम्मान में। तो खैर ये एक चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि गहलोत साहब ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें से एक का ऐलान तो हो ही गया डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी का। दूसरे का ऑप्शन खुला रखा गया है। देखिए, तेजस्वी यादव जाति से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, और मुकेश सहनी अति पिछड़ी जाति से है। तो मुकेश सहनी का नाम ऐलान करके एक तरीके से महागठबंधन ने अति पिछड़ों को अपनी तरफ, खासतौर पर जो निषाद हैं, मल्लाह हैं, उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा ये अभी तय नहीं है। अब सवाल ये उठने लगा है जाहिर कि भाई दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, और 3% या 4% जो भी मल्लाहों का वोट बैंक है। वैसे तो मुकेश सहनी कहते हैं कि सब मिलाकर जो उपजातियों को मिलाकर करीब 9% का वो दावा करते हैं, पर 17% जो अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। ये बीजेपी इसको उठा रही है। भाई आप 3% 9% के लिए आपने डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन जो 17% वोट आपको देते हैं, जाहिर तौर पर जो अल्पसंख्यक हैं वो महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं को वोट देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सवाल बीजेपी की तरफ से जो उठाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के जेहन में भी होगा ही। ये हो सकता है कि ये दूसरा जो डिप्टी सीएम की बात की गई है, ये निश्चित तौर पर कोई मुस्लिम ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं आज आपको बता देता हूं, अगर महागठबंधन की सरकार आई तो। लेकिन अब क्या है कि वो किस पार्टी से होगा, क्या होगा, ये भी एक मायने रखता है। जैसे अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही होगी। कांग्रेस 60-61 सीटों पर लड़ रही है, तो जाहिर तौर पर जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनसे तो लगभग डबल पे चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का होना चाहिए, और कांग्रेस का होगा तो अब अल्पसंख्यक ही होगा। लेकिन अभी जो सवाल उठाया जा रहा है कि भाई अल्पसंख्यक क्यों नहीं बनाया गया, किसी अल्पसंख्यक चेहरा क्यों नहीं दिया गया डिप्टी सीएम के लिए। इधर आरजेडी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ठीक है चुनाव आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बताइए। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। पर एक और बीच में जो मामला आया है वो ये है कि 3 जगहों से कांग्रेस ने अपने नाम वापस लिए हैं, वैशाली से, वारिसलीगंज से और प्राणपुर से। तो 3 जगह से जहां आरजेडी से उनकी लड़ाई थी, तो 61 में से 3 घटा दिए तो 58 सीट रह गया है कांग्रेस का। मुकेश सहनी जो 60 सीट मांगा करते थे, फिर 40 पर आए, फिर 30 पे आए, फिर 15 पे आए,
अब तो लगता है 15 से भी नीचे चले गए, क्योंकि एक सीट बाबू बरही में उनको नामांकन वापस लेना पड़ा है। तो एक वो घट गया और एक का नॉमिनेशन रद्द हुआ था सुगौली विधानसभा का, एक उनके प्रत्याशी का, तो वो 13 पे हो गए हैं। अभी भी फाइट जो है, आमने सामने की लड़ाई, करीब हम समझ सकते हैं कि 8-9 जगहों पर अभी भी महागठबंधन में मामला फंसा हुआ है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने अपने बीच की कुछ सीटों का तो मतलब व्यवस्था ठीक कर लिया है, लेकिन बाकी जगहों पर ये ठीक नहीं है। अभी अब देख लीजिए कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी जहां से गौरा बनाम से लड़ रहे हैं, वहां आरजेडी का उम्मीदवार है और आरजेडी के सिंबल पे है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने नाम मतलब हमने उसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन चूंकि नॉमिनेशन फाइल हो गया है आरजेडी के सिंबल पर अशरफ अली का, तो वो अशरफ अली अभी अधिकृत उम्मीदवार है आरजेडी के, तो निश्चित तौर पर वहां पर है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है कि तो मतलब मुकेश सहनी डिप्टी सीएम तो घोषित हो गए। पिछली बार इसी को लेकर उन्होंने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए थे वो 2020 के, आपको याद होगा कि उनको डिप्टी सीएम और 25 सीट नहीं दिया था, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम दे दिया, लेकिन सीट कम कर दिया है, जबकि इनकी तैयारी पहले से ज्यादा बेहतर थी और इस बार बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े भी थे। खैर, अब देखिए डिप्टी सीएम से ही वो खुश हैं और उनको लगता है कि उन्होंने एक जो कहा था वो मिल गया। तेजस्वी यादव भी अपने आप को कहते थे कि भाई हम सीएम हैं, सीएम बनेंगे, वो भी सीएम का चेहरा घोषित हो गए। हालांकि 2020 में भी वो सीएम के चेहरे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हुआ था और काफी नजदीक तक मामला चला गया था। तो इन सब प्रकरण के बीच में जो बातें समझ में आ रही है वो ये है कि कांग्रेस आखिर बैकफुट पर क्यों चली गई। जो कांग्रेस अभी फ्रंट फुट पर खेल रही थी बिहार के चुनाव में, और एक दौर ऐसा भी आया जब वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था और राहुल गांधी की मतलब यात्रा थी वो, और उसमें आरजेडी बैकफुट पे आ गई थी और एक तरह से कांग्रेस का अच्छा माहौल बन गया था। पर अचानक से कांग्रेस जो है बैकफुट पर आ गई। राहुल गांधी ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। 1 सितंबर को जो पटना से गए उसके बाद आए नहीं। अब देखिए आगे आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन ये समझ से परे है कि आखिर बैकफुट पर क्यों चलेगी। एक तो आरजेडी पहले कहती थी कि इनको 52 से 54 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस की शर्त थी आप 60 सीट देंगे तभी आपको हम सीएम के चेहरा घोषित करेंगे। तो 60-61 सीट तो मिल ही गया था, लेकिन उसमें भी कम हो गया, तो 58 पर हो गया। खैर, सीएम का चेहरा घोषित हो गया है और महागठबंधन के सारे नेता एक मंच पर आज दिखाई दिए, एकजुटता उनकी दिख रही थी। निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। हालांकि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। सीट बंटवारे में काफी देरी की महागठबंधन ने। अब देखिए कितनी मीटिंगें की महागठबंधन ने, और ऐसा लगता था कि इसमें बड़ा व्यवस्थित तरीके से सब कुछ होगा, लेकिन अंत में वही अफरा तफरी हो गया। तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी अभी तक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सीटों का बंटवारा भले हो गया, कुछ नाराजगियां भी हुई, वो भी दूर हो गई। वहां कोई मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं है कोई, लेकिन बागी वहां भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, खासतौर पर जेडीयू में। बीजेपी में तो कुछ अमित शाह ने संभाला है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति परिस्थिति है वो सामने है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात समझ में आ गई कि चाहे वो लालू यादव का जमाना हो, चाहे वो तेजस्वी यादव का जमाना हो, आरजेडी हमेशा फ्रंट फुट पर ही खेलती है। पिछली बार 144 सीट पर लड़ी थी, इस बार मात्र 1 सीट कम किया, 143 पर लड़ रही। हालांकि एक नॉमिनेशन रद्द भी हुआ है उनका। तो लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी स्थिति को बचाए रखी। अब देखिए चुनाव परिणाम में ये जो है फिगर क्या रंग लाता है। आरजेडी या फिर महागठबंधन सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।